मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन 5th यूनिट समकालीन मुद्दे और नीतियाँ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसका पहला टॉपिक था शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन शिक्षा का अधिकार और इसके कार्य में लाने की चुनौतियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार हर एक मानव का है। मानव का सार्वभौमिक अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का है। उसका खुद का एक अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसे शिक्षा प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मानव का है। शिक्षा के बिना मानव की जो जिंदगी है वो अधूरी है। शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किए बिना वह अपनी ज़िंदगी में अपने जो भी उसके लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को वह आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार हर एक व्यक्ति का है, चाहे वह बालक हो, चाहे वह बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। किसी भी उम्र में शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कभी कोई भी उम्र में मना नहीं किया जा सकता कि हम शिक्षा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। किसी भी उम्र से हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। वर्ष 2002 में और 86वें संवैधानिक संशोधन में उसे शिक्षा का अधिकार देने के लिए संविधान भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के नाम से उसको शामिल किया गया था। किसके नाम से किया गया? मौलिक अधिकार के नाम से उसको शामिल किया गया। कौन से संशोधन में? कौन से संविधान में? संविधान भाग 3 में शामिल किया गया था और 86वें संशोधन में। और इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत भी शामिल किया गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया था और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बालक थे उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा का एक अधिकार देने के लिए उसको मौलिक अधिकार बना दिया। उसको शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार दे दिया गया था। उसे शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। इसीलिए उसको मौलिक अधिकार के नाम से जाने जाना लगा। इसमें एक अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया। एक कानून बनाया गया था और उसको अधिनियम 2009 के नाम से जाना गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा सामान्य विद्यार्थियों और दिव्यांग विद्यार्थियों को क्या क्या अधिकार मिले हुए? कह रहे हैं कि जो 2009 में जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, अधिनियम 2009 जब लागू किया गया था, उसमें जो सामान्य विद्यार्थी यानी जो नॉर्मल बालक थे और जो दिव्यांग यानी जो बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, वे अपने कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन बालकों को क्या क्या अधिकार दिए गए? जो अधिकार सामान्य बालकों को दिए गए थे वह सब अधिकार ही दिव्यांग विद्यार्थियों को भी मिले हुए थे। जो जितने भी शिक्षा को प्राप्त करने के अधिकार थे जो सामान्य नॉर्मल बालक को दिए गए थे, वो ही शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो अक्षम बालक थे उन बालकों को भी, जो दिव्यांग जो बालक थे उन बालकों को भी वो सारे अधिकार मिले थे। दोनों को अधिकार एक समान ही दिए गए थे। अधिकारों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो नॉर्मल बच्चे को अधिकार मिला वही दिव्यांग बच्चे को भी अधिकार दिया गया। पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। कह रहा है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बालक और बालिकाएं थे उनको शिक्षा फ्री में दी जानी चाहिए, मुफ्त में दी जानी चाहिए थी और हर एक बच्चे को शिक्षा देना जरूरी था। अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का उनका काम था। तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो भी जितने भी बालक बालिकाएं थी उन सभी को मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। सेकेंड पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बालक को विद्यालय से ना तो निष्कासित किया जाएगा और ना ही कक्षा में बैठने से रोका जाएगा। जैसे कि सामान्य छात्र हैं उन्हीं की तरह
दिव्यांग बालक, सामान्य बालक जिस प्रकार से कक्षा के अंदर बर्ताव किया जाता है उसी तरह से जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके साथ भी उनको भी मुफ्त में शिक्षा देना, अनिवार्य से शिक्षा मिलेगी। उनको भी अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का अधिकार है और शिक्षा भी मुफ्त में दी जानी चाहिए। कक्षा में शिक्षण कार्य से किसी भी बालक को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और निष्कासित भी नहीं किया जाता। चाहे कक्षा में कोई भी जैसा कार्य हो रहा है उस कार्य से किसी बालक को भी निष्कासित नहीं किया जाएगा, उसको नहीं, उस कार्य को देने से मना नहीं किया जा सकता है और उसको क्लास से बाहर भी नहीं निकाला जाता। जितना भी कार्य क्लास में हो रहा है, कक्षा के अंदर हो रहा है, वो कार्य भी उस बालक को पूरा बताया जाना चाहिए। उस बालक को उस कार्य से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को उसके अनुसार कक्षा में दाखिला दिया जाएगा तथा उम्र के नीचे की कक्षाओं के विषय में उन्हें विशेष प्रशिक्षित किया जाएगा। मान लो कहने का मतलब है कि जो बालक 14 वर्ष का है तो उसे कक्षा 8 में ही दाखिला दिलाया जाएगा। यानी कि बालक की उम्र, बच्चे की उम्र अगर 14 साल की है तो उसे उस 14 साल की उम्र में वह बालक कक्षा 8 में ही होना चाहिए, तो उसे कक्षा 8 से नीचे की कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 6th 7th 5th 4th में उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो उसकी उम्र होगी उस उम्र के हिसाब से ही उसी कक्षा में उसको दाखिला दिया जाएगा। परंतु उसे अगर किसी चीज़ की जानकारी, किसी विषय के बारे में उसे जानकारी नहीं होगी, उसको समझ नहीं होगी, तो जो उससे छोटी कक्षा जो है उनके विषय के बारे में उसे पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, उसको सब कुछ पढ़ाया जाएगा कि पीछे वाली कक्षाओं में क्या और कैसे हुआ करता है, पढ़ाया कैसे जाता है, क्या क्या टॉपिक होते हैं, उन सभी के बारे में उसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्रों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी 14 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेगा, मतलब 14 साल तक वह शिक्षा प्राप्त कर लेगा, शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा, उसके बारे में हर एक प्रकार शिक्षा के प्रति उसको हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, तो उन बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जो शिक्षा उनको निःशुल्क दी गई थी और उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, उसका एक प्रमाण पत्र, उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के अंदर अंदर आपको जो शिक्षा का ज्ञान दिया गया था वह फ्री में मुफ्त में दिया गया था और हर एक बालक को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, तो उसका भी उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। कहने का मतलब कि जिस विद्यालय में जितने विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों के अनुसार ही शिक्षक को नियुक्त भी किया जाएगा। जैसे कि एक कक्षा के अंदर कितने बालक होते हैं, तो एक कक्षा के अंदर बालक को काउंट करके पूरे विद्यालय के अंदर कितने बालक हैं उन बालकों के अनुसार, उनके अनुपात से ही शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाएगा। अगर कम बालक होते हैं और शिक्षक ज़्यादा होते हैं तो भी उनकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए बालकों के अनुपात के अनुसार से ही शिक्षकों को भी नियुक्ति दी जाएगी, उनको पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक में 25% छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके कक्षा 1 से लेकर 8 तक के, कौन से स्कूल? प्राइवेट स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार उनका 25% कितना 25% छात्र निःशुल्क प्रवेशित किया जाएगा, निःशुल्क उनको एडमिशन दिया जाएगा, उनकी फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। जैसी उनकी आर्थिक स्थिति होगी, उनकी आर्थिक कंडीशन जैसी होगी उसके अनुसार उनको एडमिशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क एडमिशन लेने वाले छात्रों का जो वित्तीय बोझ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जो भी जितनी भी निजी शिक्षण संस्थान है, जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल, विद्यालय वगैरह जो भी है, उनका 25% उनमें 25% जो निःशुल्क छात्रों को एडमिशन दिया गया है, छात्रों को एडमिट
किया, स्कूल विद्यालय में दाखिला दिया गया है, उन सभी छात्रों का जो भी वित्तीय बोझ लगेगा, जो भी खर्चा वगैरह आएगा, वो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वही उसी बोझ का भरपाई करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों में 25% निःशुल्क एडमिशन वाले छात्रों को मुफ्त में शिक्षण करवाना होगा तथा इन छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगाया जाएगा। कह रहे हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में 25% एडमिशन फ्री दिए जाते हैं, उन बालकों को शिक्षा फ्री में दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। उनसे किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, कि फीस के नाम से कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो अगर उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है तो वो जुर्माना भी हम उन बालकों से नहीं लेंगे। वो जुर्माना वगैरह जितना भी हो, उसका एक बालक का जो भी खर्चा आएगा स्कूल के प्रति, फीस हो, किताबें वगैरह जो भी हो, वो सारा राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा ही पूरा किया जाएगा। तो उस बालक से हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विकलांग बालकों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी वो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक रहेगी। जो बालक दिव्यांग है यानी कि विकलांग है, वह चल फिर नहीं सकते, वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उन बालकों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है वो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक रहेगी और शिक्षा निःशुल्क चलेगी। जबकि सामान्य विद्यार्थियों की उम्र है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। यानी कि जो विकलांग बालक है उनको 18 साल तक के हो जाएंगे, तब तक जितनी भी वे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वह शिक्षा निःशुल्क ही ग्रहण करेंगे। उनसे किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, 2009 में जब हमारे देश में शिक्षा का यह कानून लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में समान रूप से लागू किए गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू है। कहने का मतलब है कि जब 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया था तो एक जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा था, तो उसी को एक छोड़ करके भारत में जितने भी राज्य थे उन सभी में ये नियम 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया। ये सबके लिए लागू था, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ के। परंतु वर्तमान में आज के समय में जम्मू कश्मीर में क्या, संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को भी काउंट करके शिक्षा का जो अधिकार है उस सभी को समान रूप से प्राप्त होगा, सभी के लिए समान रूप से लागू है। तो ये था हमारे शिक्षा के अधिकार। अब हम कार्यों में लाने की चुनौतियां, तो चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चुनौतियां कौन कौन सी है? शिक्षा के अधिकार के कार्य करने की चुनौतियां। हमारे देश में बालकों का सर्वोत्तम विकास के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को समुचित व्यवस्था की गई। कह रहा है कि हमारा जो देश है उसमें बालकों को सर्वोत्तम रूप से, पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है वह निःशुल्क है और सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसकी व्यवस्था की गई, शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। परंतु हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में अनेक समस्याएं, जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षाएं हैं, प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की हमारी समस्याएं हैं जो शिक्षा को अधिकार की चुनौतियों के रूप में हमारे सामने आई। किसके द्वारा सामने आई? शिक्षा के अधिकार की चुनौतियों के द्वारा हमारे सामने आई है। और ये चुनौतियों की समस्याएं निम्नलिखित है। पहली है प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति। जो प्राथमिक विद्यालय है उन विद्यालयों की स्थिति किस प्रकार से है, कैसी है? देश में हमेशा पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो है उनका हमेशा सदैव अभाव ही रहा है। वह पूर्व प्राथमिक स्कूलों का अभाव रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उस जगह पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का पूर्ण रूप से नहीं होती, उस जगह उनका अभाव ही रहता है। वह स्कूलें वहाँ पर नहीं होती, विद्यालय नहीं होता है। नगरीय क्षेत्रों
के विद्यालय आर्थिक तंगी में चलते हैं। जो नगर के शहरों के जो विद्यालय हैं वो पूर्ण रूप से नहीं चल पाते, उनमें भी किसी न किसी आर्थिक तंगी के कारण वे चल पाते हैं। आर्थिक तंगी होने के कारण से वे सही प्रकार से नहीं चल पाते हैं। तो आर्थिक तंगी होने से कई समस्याएं उनके सामने आती हैं, जैसे टूटे फूटे अंधकार में यानी अंधेरे के किराए के जो मकान होते हैं, या तो वहाँ पे वे अपने विद्यालय चलाते हैं, या धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद आदि में विद्यालय चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं। कोई ना कोई आर्थिक तंगी होने की वजह से वे अपनी खुद की भूमि ज़मीन खरीद के विद्यालय बिल्डिंग बना करके विद्यालय नहीं चला पाते हैं। यह विद्यालय अच्छे तथा स्वास्थ्यवर्धक स्थानों पर नहीं होते, और ऐसी जगह जहाँ विद्यालय चला रहे हैं, चाहे किराए के मकान में लेकर के, या धर्मशालाओं में, या मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं भी चला रहे हैं, तो वो जगह जो है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इनकी भूमि भी ठीक नहीं है, और इनकी जो जगह है, ज़मीन जो है वो भी ठीक नहीं है, और इस कारण से जो विद्यालय का पर्यावरण है वो भी दूषित है, शुद्ध नहीं है, और जब दूषित होगा तो उससे कई बालकों के स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और विद्यालयों की ऐसी स्थिति के कारण ही छोटे छोटे बालकों के मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वो उस जगह से उब जाते हैं, वहाँ पे उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उनका मन नहीं होता है, और इसी कारण से वे आकर्षित नहीं हो पाते, और इसी कारण से वे विद्यालय अच्छे से नहीं चल सकते, आकर्षित नहीं हो सकते, उनका नाम नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों का व्यवसायीकरण, मतलब जो प्राथमिक विद्यालय है उनका व्यवसायीकरण किस प्रकार से है। नगरीय क्षेत्रों में ये विद्यालय अर्थोपार्जन की दृष्टि से चल रहे हैं। किसकी वजह से? धन की वजह से चल रहे हैं, अर्थोपार्जन की दृष्टि से ही चल रहे हैं। धनोपार्जन की अपेक्षा बालकों में शिक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा है। धनोपार्जन की अपेक्षा बालकों पर शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। पैसा कमाने के लालच में, धन को प्राप्त करने के लालच में वे बालकों की शिक्षा के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बाल मंदिर तथा बालवाड़ियों के संस्थापक प्राय ऐसे ही लोग होते हैं जो धनोपार्जन हेतु इनकी स्थापना करते हैं। किसके लिए? जो भी छोटे छोटे जो विद्यालय होते हैं बाल मंदिर के नाम से होते हैं, या बालवाड़ियों में जो विद्यालय खोले जाते, बालवाड़ियाँ जो होती है, छोटे छोटे बालकों को जो शिक्षा ग्रहण कराने के लिए शिक्षा के नाम से जो स्कूलें खोली जाती है, उनके संस्थापक ऐसे ही होते हैं। उनको सिर्फ पैसा कमाने का लालच होता है, धन कमाने का लालच होता है, और वे बालकों की शिक्षा के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको सिर्फ अपने पैसे से ही मतलब होता है, और वे विद्यालयों की स्थापना कर देते हैं। धनोपार्जन के कारण, धन के लालच में आकर के वे विद्यालयों की स्थापना कर देते हैं। उन्हें बच्चों के बालकों के मनोविज्ञान से या तथा बालकों की शिक्षा के सिद्धांतों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई लेन देन नहीं होता। सिर्फ उन्हें अपने धन के लालच में आकर, अपने धन को पैसा कमाने के लालच से ही वे ऐसे काम करते हैं, और इसी कारण से जो विद्यालय खोले गए हैं वो एक व्यवसाय का केंद्र बने हुए हैं। सिर्फ पैसों के नाम से स्कूल चलते हैं, पैसों के लालच में वे विद्यालय खोल देते हैं, और वे अपना व्यवसाय चालू कर देते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। प्रशिक्षित का मतलब जो ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, उन टीचरों का अभाव होता है, वह टीचर नहीं मिल पाते हैं। हमारे देश में कई विद्यालय खोले गए हैं, स्थापित किए गए हैं, जैसे कि बाल मंदिर है, बालवाड़ियाँ हैं, तथा विद्यालयों के लिए उपयुक्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक या अध्यापिकाएं नहीं हैं। इन स्कूलों के अंदर जो पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए वो प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेनिंग युक्त नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर नहीं है। इन विद्यालयों में केवल अप्रशिक्षित अध्यापिकाएं या अध्यापक ही काम किया करते हैं या काम में लिए जाते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित टीचर कम वेतन के अंदर मिल जाते हैं, और उनका आसानी से काम चल जाता है। जो प्रशिक्षित टीचर होगा, जो प्रशिक्षित अध्यापक होगा, जिसके पास जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा, वो टीचर कम वेतन में नहीं रहेगा। इसीलिए इनके पास प्रशिक्षित टीचर नहीं मिल पाते हैं, और अप्रशिक्षित टीचर बिना ट्रेनिंग वाले टीचरों को, बिना एक्सपीरियंस वालों को ही रख लेते हैं, क्योंकि उनको आसानी से कम वेतन में वह टीचर मिल जाते हैं, और उनका भी काम हो जाता है, परंतु ये लोग बच्चे का भविष्य नहीं देखते, बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से भी प्रशिक्षित टीचरों का अभाव रहता है। फोर्थ पॉइंट है
शिक्षण सामग्री तथा प्रणाली का अभाव। जो भी शिक्षण सामग्री होती है, टीचर्स को जो पढ़ाना होता है, उसकी जो बालकों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण सामग्रियाँ होती है उसका भी अभाव होना, वो भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होना। बालकों को पढ़ाने के लिए जिन जिन शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकताएं होती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, पूर्ण रूप से वहाँ पे नहीं मिल पाती, जिसके कारण से बालकों को शिक्षा देने के अंदर जो शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा प्राप्त करने की जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती वो उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, उसके कारण से भी वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो शिक्षा देने के लिए शिक्षक को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती उन चीज़ों को भी हमें उन सभी चीज़ों को ला करके रखना चाहिए इस विद्यालय के अंदर, जिससे बालकों को आसानी से शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावकों द्वारा असहयोग एवं उपेक्षा। अशिक्षित माता पिता अपने बालकों को शिक्षा का महत्व समझते न ही स्वयं समझते। जो अशिक्षित माता पिता होते हैं वे अपने बालकों के जीवन को आगे बढ़ावा देने के लिए उनका जो लक्ष्य, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए का जो महत्व है उसको वह खुद नहीं समझ पाते, ना तो खुद समझते हैं ना अपने बच्चे को समझने देते हैं। उनके लिए ज़्यादा शिक्षा का महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह खुद अशिक्षित है, वो शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण से वह इन सभी चीज़ों का अभाव रहता है, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। और जो छोटे छोटे बालकों के लिए जो शिक्षा दी जाती है उन बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अंदर भी वे पूर्ण रूप से विशेषकर से वे रुचि नहीं लेते हैं। बालकों को विद्यालय में पहुंचाने के बाद भी जो उनके माता पिता होते हैं वो पूर्ण रूप से उन बालकों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे अध्यापक की रिपोर्ट्स को भी ध्यानपूर्वक नहीं देखते। जो भी कंप्लेन वगैरह होती है या कुछ और भी डायरी वगैरह में कुछ नोट वगैरह डाला जाता है तो उनको भी वे अभिभावक जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं देखते और न ही वे अपने बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में अनुपस्थित रहना। अनेक अवसरों पर छात्रों विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाते हैं। कई ऐसे कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य हो, चाहे और भी कई कार्य होते हैं, उनके कारण से बालक विद्यालय के अंदर क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थिति के कारण वह शैक्षिक विकास की प्रक्रिया रुक जाती और अनुपस्थित होने के कारण कई कार्यक्रम होने की वजह से वे विद्यालय आ नहीं पाते हैं, विद्यालय आते नहीं हैं, विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और उसी के कारण से वह जो शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना चाहिए उससे वह क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं, उस प्रक्रिया से वह रुक जाते हैं। उसका सर्वोत्तम विकास बाधित होता है और उसका जो विकास पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए वो विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, उस विकास से वह दूर हो जाते हैं। और जिस कारण से ही विद्यालय के छात्र की अनुपस्थिति ही शिक्षा के अधिकार की एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। वह शिक्षा को प्राप्त करने का जो अधिकार है उससे वह क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है और वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है विद्यालय में पूर्ण समय तक उपस्थित न रहना। पूर्ण समय यानी पूरे समय तक उपस्थित नहीं रह सकते हैं। विद्यालय समय के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार बहुत से बालक उपस्थित नहीं रहते। जो भी हमारी विद्यालय का टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार, उसके अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार बहुत से ऐसे बालक हैं वह विद्यालय में उपस्थित नहीं रह पाते। अर्थात बालक विद्यालय में तो आए हैं परंतु किसी न किसी कारण पूर्ण समय व्यतीत करने से पहले ही विद्यालय से भाग गए हैं। मतलब कि बालक विद्यालय में तो आया है परंतु जो विद्यालय का समय है, समय सारणी है, जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार वे विद्यालय में नहीं रुक पाते हैं। किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई बहाना ढूंढकर वे विद्यालय से छुट्टी लेकर के चले जाते हैं और इसी अवस्था के कारण बालक अपनी बालक का जो शैक्षिक विकास होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, उसमें भी किसी न किसी प्रकार की बाधा आती है। तो विद्यालय से भागने को उनकी ये प्रवृत्ति शिक्षा के अधिकार में बाधा बन जाती है। जब वे विद्यालय से छुट्टी लेकर चले जाते हैं या विद्यालय से भाग जाते हैं तो वही भाग जाना बालक के लिए शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है उस अधिकार में क्या हो जाती है? एक बाधा बन जाती है। तो ये तो अपनी थी कार्य करने की चुनौतियाँ। तो अपने शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ा और उनका जो शिक्षा के अधिकार का कार्य करने की जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।